Good morning, children. Welcome to Shortcuts. We will start chapter number 5, the fundamental unit of life from class 9 science book. So ये जो चैप्टर है इसके जो की टर्म्स है वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आप जितने भी इसके जो मेन टर्म्स हैं वो आपके सामने डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आ जाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे सेल की। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। यही इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है हमारा कि सेल के बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, भले वो सिंगल सेल वाले हैं या मल्टी सेलुलर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से। तो ये हमने पहली चीज पढ़ी इस चैप्टर की सेल इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। व्हाट? सेल जो है उसका मतलब होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम। सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। जो सेल है वो शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है। एक सेल शब्द का मतलब होता है अ लिटिल रूम। ठीक है। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन द कॉक resemble the structure of a honeycomb. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology as cell biology. साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट हुक, जिनका नाम आप जानते ही हैं, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने ये जो लिटिल रूम जो बताया हमने सेल, ये एक कॉक मतलब जो पेड़ होता है उसकी छाल के अंदर, बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल होती है ना ऊपर वाली, उस छाल के अंदर उन्होंने एक हनीकॉम्ब जानते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा था और इसको इन्होंने नाम दिया था सेल, यानी कि एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा कमरा। क्योंकि वो जो हनीकॉम्ब का छत्ता था वो भी एक घर की तरह था, तो इन्होंने उसको नाम दिया हनीकॉम्ब का छत्ता यानी कि सेल, जिसको हम लैटिन भाषा से इसको लिया गया और नाम इसका मतलब होता है लिटिल रूम। और तब से लेके अब तक बायोलॉजी के अंदर हम इस शब्द का यूज करते हैं। आप जानते हैं ना, अभी भी आप पढ़ रहे हैं, देखिए दिस इज द टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी और यहाँ भी हम सेल का यूज कर रहे हैं वर्ड का। अब आगे देखेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैफरनिन एंड मेथिलीन ब्लू फॉर एनिमल सेल। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप 5.1 फिगर रेफर कर सकते हैं। 5.1 दिया गया, देखें आप लोग 5.1 को, तो वहां पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो आप बुक के अंदर देख रहे हैं, और ये माइक्रोस्कोप जो है इसके अंदर आई पीस होता है, यानी कि जहां से आप देखते हैं ऐसे आंख लगा के। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आपको जहां से दिखाई देता है नीचे बॉटम पार्ट जो है, लिखे हो ना वर्ड। उसके बाद बताया गया यहाँ पर कि अगर आपको सेल देखना है, ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के नीचे से, माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आपको सेल को ऑब्जर्व करना है तो आपको सैफरनिन की ड्रॉप डालनी पड़ती है। आपने कभी लेबोरेटरी में आप लोगों ने नहीं किया होगा, बट अगर आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको एक सेल का स्लाइड दिया जाता है कांच का इतना, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाला जाता है। जो ड्रॉप डाला जाता है वो होता है सैफरानिन। क्या बोलते हैं उसको? सैफरानिन। ये आपको याद रखना है। सैफरानिन किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट सेल के लिए। और अगर वो एनिमल सेल हो तो क्या यूज करेंगे हम? मेथिलीन ब्लू। क्या यूज करेंगे एनिमल सेल के लिए? मेथिलीन ब्लू। अंडरस्टूड? अब एक साइंटिस्ट जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है उनका नाम है लियू वैन हुक। क्या नाम है इन साइंटिस्ट का? लियू वैन हुक। इन्होंने सबसे पहली बार ही सॉ फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर, यानी कि जो तालाब के अंदर पानी है उसके अंदर लिविंग सेल्स को फ्री देखा था पहली बार इन्होंने, इसीलिए इनको उस समय फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का टाइटल भी दिया गया है। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन अ सेल। रॉबर्ट ब्राउन की बात की जाए तो उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? रॉबर्ट ब्राउन। The cell theory states that all the plants and animals are composed of cells. It was proposed by Schleiden and Schwann. सेल थियरी एक थियरी जो सेल्स के बारे में है, जिसको हम सेल थियरी कहते हैं, वो बताती है कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं किससे बने हैं?
सब सेल से बने हुए हैं। ये सेल थियरी बताती है, और ये सेल थियरी हमें किसने दी है? श्लेडेन और श्वान नामक दो साइंटिस्ट ने दी है। The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from the pre-existing cells. अब हमने एक चीज देखी यहाँ पर कि हमें पता लगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब किससे बने? सेल से बने हैं। अब ये थियरी हमको मिली थी श्वान और श्लेडेन के द्वारा। एक और थियरी जिसको आगे इसी सेल थियरी को आगे बढ़ाया गया था, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्शो। विर्शो ने बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बढ़ते हैं। यानी कि ये नहीं कि भी एक सेल बॉडी के अंदर है फिर उसने दूसरा सेल खरीद लिया फिर तीसरा खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। एक ही सेल से और जो है वो बनते हैं। द सेल्स डिफर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर। अब आप रेफर कर सकते हैं फिगर 5.2, 5.3 बुक के अंदर। जो सेल्स जो होते हैं वो साइज, शेप और स्ट्रक्चर में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात की जाए, ऑनियन सेल, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, ये सब जो हमने अभी तक नाम जो पढ़े हमने, ये सब जो है ये सेल के ही एग्जांपल्स हैं। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक जो सेल है उसका एक अलग फंक्शन होता है। यानी कि सब सेल्स का फंक्शन एक नहीं है, हर एक सेल का फंक्शन अलग होता है। A single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. These are called unicellular organisms, whereas in multicellular organisms division of labor is seen. अब सेल्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, सेल्युलर मतलब एक सेल से बना हुआ। तो जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा, प्रीमीशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास एटसेट्रा। ये सब सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूनिसेल्युलर भी कहते हैं और सिंगल सेल्युलर भी कहते हैं। अब बात करें ह्यूमन बींग्स की, वी आर मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, और हमारे अंदर जो सेल्स हैं, यानी कि हमने बात की अमीबा की, यानी कि एक सेल वाले, उनकी बॉडी कितने सेल से बनी है? एक ही सेल से बनी है। इस कारण से उनकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है पूरे सारे काम वो एक ही सेल करता है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो लेबर शो करती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सेल्स। द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जितने भी सेल्स हैं उन सबके अंदर ये चीजें होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके अंदर होता है, न्यूक्लियस सबके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म सबके अंदर होता है, ऑलमोस्ट इन एवरी सेल। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने बताई, ये लगभग सब सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया, न्यूक्लियस बताइए, ये है क्या? तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं डिटेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अब ये चीज आपको नोट कर लेनी है अपने पास, या अंडरलाइन करने लायक है तो वहां कर लीजिए, वरना नोट करते रहिएगा। इट इज द आउटर मोस्ट, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? बिकॉज इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को अपने अंदर से पास होने देती है, सबको नहीं। यानी कि हर एक चीज इसमें से पास नहीं हो सकती है, कुछ ही चीजें हो सकती हैं, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ एंड ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेस में मदद करती है। इन दोनों प्रोसेस के बारे में मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। डिफ्यूजन क्या है देखिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात की ना हमने, तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लाइक एग्जांपल दिया गया एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। फॉर एग्जांपल पानी जो है, पानी जमीन से मटके में जाएगा या मटके से जमीन पे गिरेगा? नल को लेना, जो आप बाथरूम में नल खोलते हो नहाने के लिए पानी के, वो जब नल खोलते हो तो पानी नल से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर जाता है? नल में से पानी ऊपर जाता है, हाँ, नल में से पानी ऊपर जाता है। ये बोल रही ऊपर जाता है, ये ऐसे कर रही है, ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो यानी कि पानी कहां से गिरा? ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। बारिश के टाइम पे पानी बहता है, आप घर में पानी जब बाहर गली में फेंकते हो कहाँ जाता है पानी?
वो ऊंचाई वाली जगह से ढलान वाली जगह पर जाता है, यानी कि हाई से लो की तरफ। यही चीज आपको याद रखनी है, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एग्जांपल के तौर पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हमें चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है? एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर तो कितना जा रहा है, और हम तो इतने से बिंदु से प्राणी हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन बाहर हाई है, हमारी बॉडी के अंदर लो है, इसलिए ऑक्सीजन हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जब बॉडी में बढ़ जाती है तो वो बाहर जाती है, यानी कि जब हम बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। समझिएगा, डिफ्यूजन का यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया गया, आप देख सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। आगे हम देखेंगे ऑस्मोसिस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इट इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? ऑस्मोसिस मतलब जब पानी, देखिए डिफ्यूजन में क्या है, सब्सटेंस की बात की, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है डिफ्यूजन में, लेकिन ऑस्मोसिस पानी के साथ होता है। ठीक है, तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, किससे? एक मेम्ब्रेन के अंदर से होता हुआ, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में से होता हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। A cell gains water if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell। अब आपको ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है जो मैं टॉपिक प्रेजेंटली आपको समझाने जा रहा हूं, कि सेल जो है अगर उसको पानी में रख देंगे, समझ रहे हैं? हमने एक कोई भी कंटेनर लिया, इसके अंदर पानी डाला और इसके अंदर हमने एक सेल रख दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये सेल है, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल, सी सेल है। ठीक है, अब आपने चारों तरफ पानी है और पानी जो है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या है? पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ जाता है या कम से ज्यादा की तरफ? हाई से लो की तरफ। समझ लीजिए आप, यहाँ पर फिगर में मैं आपको समझा देता हूँ कि समझिए ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं दिस इज ऑल वाटर, ये पूरा पानी है। समझिए ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं दिस इज ऑल वाटर, और बीच में जो है अपने सेल रखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है हाई कंसंट्रेशन बाहर पानी के अंदर, और जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है लो। ठीक है, तो हाई से लो की तरफ ये होगा, तो वाटर जो है, वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होगा, यानी कि पानी के कारण वो सेल थोड़ा फूल जाएगा। सेल कैसा होगा? थोड़ा फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर का मीडियम जो है, बाहर पानी है जो, वो ज्यादा है। यानी कि एक कटोरा लीजिए, कोई बर्तन लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और उसके अंदर आप कोई सेल डाल दीजिए। ठीक है, तो सेल का जो कंसंट्रेशन कम होगा और वाटर का ज्यादा होगा, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ सेल के अंदर जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मिल गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, यानी कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि अगर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा देन इट विल गो इनसाइड द सेल। दूसरा, द सेल मेंटेन्स द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शंस, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यानी कि उसका कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? अगर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा इसका मतलब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर वाटर का कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन सेम होगा तो होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा? वाटर का जो फ्लो होगा वो सेल से बाहर भी आएगा और सेल के अंदर भी जाएगा, किसी इक्वल है ना, तो दोनों तरफ मूवमेंट होगा। इसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह का सॉल्यूशन जो होता है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा जो होता है सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये कौन सा है? द सेल लूजेज वाटर इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अगर जो मीडियम यानी कि जो साइड में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है और सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है,
तो सेल के अंदर ज़्यादा और बाहर कम, तो फ्लो किधर होगा? सेल से वाटर की तरफ। तो जब सेल से वाटर की तरफ होगा तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस। ओमिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस। यहाँ पर एक नोट के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस एंड ओमिशन ऑफ वाटर। जब सेल वाटर ड्रिंक करता है यानी कि सेल पानी लेता है, इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। और जब सेल वाटर छोड़ता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। ये दोनों चीज़ें आपको भी याद रखनी है, यहाँ पर मैंने सर्कल कर दिया है। यानी कि एंडोस्मोसिस मीन्स द ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, सेल जब पीता है तब, और अगर वो ओमिट करता है, ओमिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और दिया गया है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। अब ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। द सेल एनगल्स फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एंड एजेक्ट्स सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जो सेल है जो वो खाना लेता है इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब वो सॉलिड मटेरियल छोड़ता है इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए ये बहुत डिटेल्ड बताया गया और बहुत शॉर्ट में बताया गया। अब हम बात कर रहे हैं अमीबा की, सिंगल सेल। अमीबा कैसा होता है? एक सेल वाला होता है, तो एक ही सेल है वो पूरा ऑर्गेनिज्म भी है अमीबा और एक सेल से बना है। यानी कि अगर उसको एक सेल के तौर पे देखें तो एक ही सेल है, और अगर इसको ऑर्गेनिज्म के तौर पे देखें तो एक ऑर्गेनिज्म भी है। तो वो क्या करता है? उसका एक ही सेल है, तो वो खाना खाता है। यानी कि हमने बोला अमीबा ने खाना खाया या फिर उस सेल ने खाना खाया, एक ही बात हुई ना, क्योंकि अमीबा एक ही सेल से बना है। तो जो फूड लेता है इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जैसे कि अलग अलग प्राणियों के अंदर खाना खाना और बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को निकालना, ये सब के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग सेल्स काम करते हैं। लेकिन अमीबा का तो सेल ही एक है, खाना खाने के लिए भी उसने उसी सेल का यूज़ किया और उसी सेल के कारण से उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन भी हुआ, यानी कि गंदगी यानी कि वेस्ट मटेरियल भी बाहर गया। तो वेस्ट मटेरियल बाहर जाना इसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। अंडरस्टूड? द सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल की बात कर रहे हैं हम, हमारा टॉपिक अभी है सेल वॉल, ध्यान रखिएगा। द सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है जो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है प्लांट सेल को। व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस के बारे में आपको याद कर लेना है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ पूरा। तो जितना मैंने ये अंडरलाइन किया ये पूरा आपको आना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस। अब प्लाज्मोलिसिस क्या है मैं समझाता हूँ आपको। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है? अगर सेल जो है वो वाटर लूज करता है, आपको पता है जब आप चने भिगोते हो, चने जब भिगोते हो या मटर, सूखे हुए मटर या चने ले लो, तो क्या होता है? चने को जब हम लेते हैं हाथ में, पहले कैसा होता है? चना एकदम छोटा सा कड़क होता है बहुत, उसके अंदर पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन जब उसको भिगो के रखते हैं तो क्या होता है? वो पानी, उसका पानी उसके अंदर जाता है और वो फूल जाता है। चने देखे ना तुम लोगों ने, दाल चने ये चीज़ें सब भिगो के बनाते हैं। क्यों भिगो के बना? चावल भी कुछ बार, ठीक है, क्या होता है? वो पानी गेन करके फूल जाता है। लेकिन अगर आप मटर, हरे मटर जो होते हैं हमारे पीस, उसको आप छील के धूप में रख दो, क्या होगा? धीरे धीरे वो सिकुड़ जाएंगे। इसका मतलब उसके अंदर से पानी सूख गया सारा, ठीक है। तो when a living cell loses water there is shrinkage of contents of a cell away from the cell wall। सेल के अंदर अगर पानी लूज कर दे वो, यानी कि पानी किसी तरीके से वो सेल जो है वो लूज कर दे, उस सेल के अंदर से पानी निकाल लिया जाए, वो सेल पानी को लूज कर दे, तो क्या होगा? उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, उसके अंदर सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं ना, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, सेल वॉल। तो ये जो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने का मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है। ये सेल है, ये इसकी वॉल है, सेल वॉल। तो इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, अंदर के जो कंटेंट है वो भी सिकुड़ जाएंगे ना, और वो सेल वॉल से दूर चले जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे दूर? एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक आपको ड्रॉ करके देता हूँ। समझिए कि ये हमारा सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल भी है और ये सेल वॉल भी है, क्योंकि बाहरी आउटर कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं। अब जब इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, सपोज वो कंटेंट्स ऐसे पड़े हैं, ये हैं, लेकिन जब उसमें से पानी सूख जाएगा तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए
ये है सेल वॉल, और इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो सेल वॉल से दूर चले जाएंगे, यानी कि वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। द सेल वॉल permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि सेल वॉल जो होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग, वो प्लांट सेल के अंदर, फंगाई के अंदर, इवन बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स को वो अंदर आने देती है, एक्सटर्नल मीडिया को अंदर आने देती है बिना बर्स्ट हुए। सेल वॉल फटती नहीं है और वो उन मटेरियल्स को अपने अंदर से पास होने देती है। तो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा ये था हमारा सेल वॉल के बारे में, और प्लाज्मोलिसिस भी हमने पढ़ा। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। इट इज अ डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल जो आप देखोगे, आपके पास डायग्राम है सेल का बुक के अंदर, सेल के डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो एक छोटा सा बीच में एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डॉट काले रंग का ब्लैक डॉट दिखाई देगा सेल के अंदर, वो होता है हमारा न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर एक्टिविटीज और रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है वो एक्टिविटीज के लिए बहुत ही सबसे ज्यादा रोल उसी का होता है, न्यूक्लियस का। द क्रोमेटिन मटीरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर जो इसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, वो ऑर्गेनाइज होकर बनते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बनते हैं वो? क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सेल जो है, सेल का न्यूक्लियस, वो सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए भी जिम्मेदार है और रिप्रोडक्शन के लिए भी जिम्मेदार है। रिप्रोडक्शन के लिए भी वही जिम्मेदार है। तो रिप्रोडक्शन यानी कि अपने ही तरह के न्यू ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना, उनको जन्म देना, तो रिप्रोडक्शन में भी वो हेल्पफुल रहते हैं। तो क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे कल भी मैंने बोर्ड पे समझाया था क्रोमोसोम्स के बारे में, आपने थोड़ा सुना होगा। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, यानी कि बच्चे कैसे होते हैं? अपने माता पिता जैसे होते हैं, काफी सेम होते हैं ना। तो द क्रोमोसोम्स जो है उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स आगे ले जा सके, यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा सकें, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन किसमें होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। होती वो उसके अंदर है, किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। लेकिन किस फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में। आपने बहुत बार मूवीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर ये शब्द सुना होगा, इसका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज डीएनए, ठीक है। अब ये जो डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रूप में ये जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के द्वारा पेरेंट्स से उनके बच्चों तक पहुंचाई जाती है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। अब डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे जीन्स कहा जाता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है ना, जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है मिसिंग होती है, एब्सेंट होती है। इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्रोकैरियोट। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स किनको कहते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग होती है, और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। बट इट्स वेरी सिंपल, नो नीड टू वरी। प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो होते हैं यूकैरियोट्स। गॉट इट? अब डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आपकी बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ,
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। पहला साइज की बात करते हैं, जहाँ पे आपके बुक के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर आपको, तो देख लीजिएगा ध्यान से। साइज, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा हम बात करेंगे न्यूक्लियर रीजन की। नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड नोन एज न्यूक्लियोइड्स। सिंपल बात, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, जबकि दूसरे यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। गॉट इट। तीसरा पॉइंट, प्रोकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम होता है सिंगल। कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम, उनके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। ये वीडियो में आपको मिल जाएगा सब अच्छे से। आगे है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोट के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। एग्जांपल, प्रोकैरियोट का एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी एटसेट्रा, और यूकैरियोट का फंगाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल। या इसमें से आप आराम से बैठ के 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 के 5 लिख लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कल की क्लास में। टिल देन गुड बाय।